हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। इस वीडियो में देखेंगे टॉपिक नंबर 40 जिसमें बात करेंगे गुप्त वंश। उम्मीद है कि इससे पहले के बाकी के सभी टॉपिक्स आपने देखा होगा, नहीं भी देखा है तो प्लेलिस्ट में है, आप वहां से देख सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर तो नहीं मिलता है, ये मैं आपको बता दूं। पीडीएफ के लिए आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा जो कि पेड है, तो जिनको भी चाहिए पीडीएफ तो एप्लीकेशन पर जाकर के पेड सेक्शन में आप वहां से बाई कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते सबसे पहले प्रश्न से कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो हम जानते हैं गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है तो है चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आता है कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि गुप्त राजाओं ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी भव्य उपाधियां धारण की थी। तो पहला पॉइंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुप्त सम्राटों ने अपनी शक्तियों और दैवीय अधिकारों को दर्शाने के लिए परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, चक्रवर्ती जैसी भव्य और आडंबर, ठीक है, बहुत विशाल आडंबर पूर्ण उपाधियां धारण की थी। तो ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आता है कि इस काल में राजा पद हमेशा ज्येष्ठता के सिद्धांत पर आधारित था। कहने का मतलब है कि हालांकि हम जानते हैं कि गुप्त काल में राजपद वंशानुगत था, लेकिन यह हमेशा जो कि श्रेष्ठ यानी ज्येष्ठता का मतलब कि बड़े पुत्र का अधिकार ऐसा के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। कई बार राजा अपने उत्तराधिकारी को स्वयं चुनते थे और सत्ता के लिए भाइयों के बीच संघर्ष के उदाहरण भी हम मिलते हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त के बीच इस तरह से भी देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत है कि ज्येष्ठता के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कुमारा मात्य, ठीक है, कुमारा मात्य सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे। वे अपने स्वयं के जिलों के प्रभारी हो सकते थे। यहाँ पर देखिए कुमारा मात्य गुप्त प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वर्ग थे। उनकी नियुक्ति जो है सीधा राजा के द्वारा की जाती थी। वे ऊंचे प्रशासनिक पदों पर कार्य करते थे और अक्सर उन्हें जिलों का प्रभारी बनाया जाता था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, तो सत्य के रूप में 1 और 3 को देखेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था। तो कविराज के रूप में चंद्रगुप्त को जाना जाता है और इन्हें भारत के नेपोलियन के रूप में जाना गया है। नेक्स्ट प्रश्न भी वही है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट कह रहा है कि अच्छा बी ए स्मिथ ने कहा था इनको, ये याद रखिएगा, बी ए स्मिथ। नेक्स्ट कह रहा है कि गुप्त काल की कृषि व्यवस्था के बारे में असत्य कथन को चुने। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था, तो ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। पहला पॉइंट है कि जो कि क्षेत्र है खेती के लिए उपयुक्त भूमि थी। गुप्त काल में भूमि को अनेक उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। जो क्षेत्र था उस भूमि को कहा जाता था जो खेती या फिर कृषि के लिए उपयुक्त होती थी, यानी पहला पॉइंट तो करेक्ट है। सेकंड है कि खील जो होती थी वो जंगली या फिर बंजर भूमि को कहा जाता था। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि खील उस भूमि को कहा जाता था जो खेती योग्य नहीं थी, यानी बंजर या फिर परती भूमि। इसके अलावा जंगली भूमि को अपृहत के नाम से भी जाना जाता था, ये भी याद रखेंगे। तीसरा आता है कि सिंचाई के उद्देश्य के लिए रहट यानी घंटी यंत्र का उपयोग पूरी तरह से अनुपस्थित था। ये गलत है, क्योंकि गुप्त काल में सिंचाई की उन्नत व्यवस्था मौजूद थी और सिंचाई के लिए रहट या फिर घंटी यंत्र का उपयोग प्रचलित था। अनुपस्थित कहना बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं तीसरा गलत है, और अगर हमें बताना है कि असत्य के रूप में तो केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था। तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शक्तिशाली शासक थे। उसने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण की। उनसे पहले के शासकों जैसे श्रीगुप्त हुए, घटोत्कच हुए, न केवल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ महाराज की उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम ने। राइट, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका करेक्ट हो जाता है। फिर आता है उसने गुप्त संवत 319-320 में शुरू किया था। तो कह सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक की तिथि को चिन्हित करने के लिए 319-320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है। तो किसे टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत, ऑप्शन सी।
किस गुप्त शासक ने हुड्डो को पराजित किया था? हुड्डो को पराजित यहाँ पर कह सकते हैं स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। फाहियान के वृतांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, फाहियान की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट ही कि उसने गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फाहियान ने अपने पूरे वृतांत में कहीं भी तत्कालिक गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख नहीं किया। हालांकि वो उन्हीं के शासनकाल में भारत आया था और मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और पवित्र स्थानों के विवरण में रुचि रखता था, लेकिन कहीं भी उनका नाम उल्लेख नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट गलत है, ध्यान में रखिएगा। सेकंड है कि उनके अनुसार यानी उसके अनुसार मध्य देश में लोग जीवित प्राणियों की हत्या नहीं करते थे और प्याज या लहसुन नहीं खाते थे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, सत्य कथन ये पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि फाहियान के अनुसार मध्य देश यानी गंगा घाटी में बौद्ध धर्म का प्रभाव था और लोग अहिंसा का पालन करते थे। उसने लिखा था कि लोग आमतौर पर जीवित प्राणियों की हत्या नहीं करते थे, शराब नहीं पीते थे और ऐसा माना जाता था कि प्याज और लहसुन भी नहीं खाते थे, केवल चंडालों को छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि उसने चंडालों को समाज से बहिष्कृत वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया था। फाहियान ने समाज के सबसे निचले वर्ग चंडालों का विस्तार से वर्णन किया गया, इसमें देखने को मिलता है। उसने बताया कि गांव या शहर से बाहर रहते थे, यानी कि बहिष्कृत किया गया था। जब वे शहर में प्रवेश करते थे तो उन्हें लकड़ी के टुकड़े से आवाज करनी पड़ती थी ताकि लोग उनकी छाया से बच सके। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं सेकंड और थर्ड करेक्ट है, इसलिए सेकंड और थर्ड ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अजंता की गुफाओं में कौन सी गुफाएं जो कि गुप्तकालीन थी? तो गुप्तकालीन थी यहाँ पर 16, 17 और 19। गुप्त काल के दौरान चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। ठीक है, सोना का सिक्का ये आपका दिनार होता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? तो ये आपका एरड़ अभिलेख से। ठीक है, एरड़ अभिलेख से। अगला प्रश्न कह रहा है कि समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। तो ये पॉइंट तो करेक्ट है ही, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना की थी। यह जो कि संस्कृत में कह सकते हैं चंपू काव्य शैली में लिखा गया था। ठीक है, चंपू काव्य शैली में। सेकंड आता है कि उसने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हरा करके उनके राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से गुप्त साम्राज्य में मिलाया था। ये पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया था, लेकिन उनके राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्य में नहीं मिलाया। इसके बजाय उसने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई, जिसके तहत उसने राजाओं को हराकर, यानी कि कहने का मतलब हराकर उन्हें मुक्त कर दिया, मोक्ष कर दिया और फिर उन्हें करद यानी कि टैक्स पेइंग अधीनस्थ राजाओं के रूप में उन्हें राज्य वापस दे दिया था। तो पूरी तरह से कहना गलत होगा, तो ये पॉइंट गलत है। तीसरा आता है कि उसे कविराज के रूप में भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट तो करेक्ट है ही। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा। समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो ये प्रयाग प्रशस्ति में, ऑप्शन डी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो आपका कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे? तो करेक्ट होगा यहाँ पर बारामिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, तीनों हो जाते हैं, इसलिए डी को टिक करेंगे उपरोक्त सभी। गुप्त काल की धार्मिक स्थितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भागवत धर्म का उदय और विकास इस काल की मुख्य विशेषता मानी जाती है। तो पहला पॉइंट है कि गुप्त काल जो है वो भागवत धर्म यानी वैष्णववाद के चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और उन्हें विष्णु के अवतारों जैसे कि वराह, नरसिम्हा की उपासना को लोकप्रिय बनाया। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड आता है कि गुप्त शासक बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णु थे और उन्होंने किसी भी बौद्ध मठ को दान नहीं दिया। ये कहना गलत होगा, क्योंकि गुप्त शासक व्यक्तिगत रूप से ब्राह्मण हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन वे अन्य धर्मों के प्रति अत्यधिक सहिष्णु थे। यानी उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों को उदारतापूर्ण दान भी दिया था। उदाहरण के लिए समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को बोधगया में
बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त जो कि प्रथम ने कराया था। तो ये एक तरह से कह सकते हैं सेकंड पॉइंट गलत हो जाता है। तीसरा आता है कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का एक सामान्य लक्षण बन गई थी। तो ये तो करेक्ट है ही, क्योंकि इस काल में ही मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का एक अनिवार्य और सामान्य अंग बन गया था। इसी काल में मंदिर निर्माण की नागर शैली का विकास भी हुआ है। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट है असत्य कथन चुनना है। तो पहला पॉइंट देखिए कह रहा है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, करेक्ट। कुमारगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया, ये भी राइट। तीसरा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण नहीं की थी, यही पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की प्रसिद्ध उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल गलत यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। तो सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता बताइए कि कौन थे। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन थे? तो राइट आंसर यहां पर बनेगा कालिदास, ऑप्शन सी। गुप्त काल में दिनार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो सोने के सिक्के के लिए दिनार शब्द का इस्तेमाल करते थे, ऑप्शन बी। पंचतंत्र की रचना किसने की है? बहुत ही सिंपल सा, बहुत आसान प्रश्न, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस। पंचतंत्र यहाँ पर विष्णु शर्मा, ऑप्शन ए। अगला सवाल कह रहा है कि गुप्त काल के विज्ञान और तकनीक के संदर्भ में असत्य कथन चुने। तो देखते हैं, पहला पॉइंट कह रहा है कि आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ध्यान रखिएगा कि महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टिया में यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने ग्रहणों के वैज्ञानिक कारणों की व्याख्या भी की थी, तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आता है कि वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता की रचना की है, यह भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। थर्ड आता है कि शून्य का आविष्कार इसी काल में हुआ, जिसका उल्लेख शून्य सिद्धांत नामक पुस्तक में देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा गलत है, क्योंकि शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास और व्यापक उपयोग जो है गुप्त काल के दौरान भारतीय गणितज्ञों द्वारा किया गया, लेकिन शून्य सिद्धांत नामक कोई पुस्तक नहीं है। शून्य के उपयोग और सिद्धांतों का वर्णन मुख्य रूप से आर्यभट्ट और बाद के ब्रह्मगुप्त की रचनाओं में मिलता है। शून्य की अवधारणा इससे पहले से भी मौजूद थी, लेकिन इस काल में इसे गणितीय आधार मिला था। तो ये शून्य सिद्धांत कह करके कोई पुस्तक है नहीं, इसलिए यहाँ पर ये गलत होगा। और अगर हमें असत्य बताना होगा तो केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। किस गुप्त शासक ने सकारी की उपाधि धारण की थी? सकारी की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त काल में उपरिक कौन होता था? गुप्त काल में उपरिक जो होते थे वो कह सकते हैं प्रांतीय गवर्नर को कहते हैं, राइट आंसर बी है। नेक्स्ट है कि मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि हुडों के आक्रमण ने साम्राज्य की सैन्य शक्तियों को कमजोर कर दिया था। ये पॉइंट करेक्ट है, क्योंकि मध्य एशिया की बर्बर जनजाति हुडों के आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को गहरा धक्का पहुंचाया। हालांकि स्कंदगुप्त ने उन्हें सफलतापूर्वक पीछे ढकेल दिया, लेकिन इन निरंतर युद्धों ने शाही खजाने को खाली कर दिया और साम्राज्य की सैन्य शक्ति काफी कमजोर कर दी गई। तो यहाँ पर एक तरह से पहला पॉइंट करेक्ट है। गुप्त शासकों ने सामंती व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिससे स्थानीय शासक स्वतंत्र हो गए। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे पॉइंट पे नजर डालें तो साम्राज्य के भीतर व्यापक और वाणिज्यिक में निरंतर वृद्धि ने आर्थिक असंतुलन पैदा कर दिया था। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि गुप्त काल के अंतिम चरण में व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आई थी, न कि वृद्धि हुई थी। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ विदेशी व्यापार कम हो गए, जिससे रेशम और मसालों के निर्यात पर बुरा असर पड़ा। आर्थिक गिरावट के कारण ही गुप्त राजाओं के बाद के काल के सोने के सिक्के में मिलावट बढ़ने लगी थी। तो यहाँ पर कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड जो कि करेक्ट है। तो हमें अगर देखना हो तो कह सकते हैं सत्य कथन क्या होगा, तो फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में किस राजा के विरुद्ध धर्म विजय की नीति अपनाई गई है? तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑप्शन बी, दक्षिणा पंथ के राजा।
गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में स्थित प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन था? तो यहाँ पर भड़ौच कह सकते हैं, ऑप्शन ए। असत्य कथन हमें बताना है। नेक्स्ट है पहला पॉइंट कि गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। गुप्त राजाओं ने भारत में सर्वाधिक सैन्य संख्या में मुद्राएं जारी किए, जिन्हें उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है कि मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था, तो यहाँ पर ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी कर कोई दिक्कत नहीं। तीसरा है कि गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति में गिरावट आई, ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार गुप्त काल में शूद्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उन्हें अब रामायण, महाभारत और पुराण सुनने के अधिकार मिल गए। वे कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी कर सकते थे और इस काल में वे मुख्य रूप से कृषक के रूप में भी स्थापित हुए। तो तीसरा यहाँ पर गलत है, इसलिए सी को टिक करेंगे। अमर कोश की रचना अमर सिंह ने की, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला सवाल है कि महरौली का लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? तो ये आपका चंद्र से संबंधित है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय से होगा, चंद्र कहने का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है कि यह एक प्रकार का बेगार या फिर जबरन श्रम हुआ करता था, तो पॉइंट करेक्ट है। विष्टि का अर्थ जबरन श्रम या फिर बेगार है। इसमें ग्रामीणों या फिर मजदूरों को बिना किसी भुगतान के राज्य या फिर स्थानीय सामंतों के लिए काम करना पड़ता था। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि इससे राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, जो जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर था। ये एक तरह से करेक्ट है, क्योंकि गुप्त काल में विष्टि को कर का एक रूप माना जाता था, क्योंकि लोग अपनी मेहनत के रूप में राज्य को सेवा प्रदान करते थे, इसलिए राज्य की आय का एक साधन समझा जाता था। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट भी राइट है। तीसरा आता है कि गुप्त काल के अभिलेखों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि गुप्त काल के कई अभिलेखों में विष्टि का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। विशिष्ट रूप से वाकाटक अभिलेखों और कुछ अन्य गुप्तकालीन भूमि दान पत्रों में इसका उल्लेख उन दायित्वों के रूप में किया गया है जिनसे दान की गई भूमि को कभी कभी मुक्त रखा जाता था। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट गलत है। सत्य के रूप में 1 और 2 को देखेंगे, ऑप्शन ए हो जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन ए हुडों का आक्रमण। विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक कौन सा है? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवी मुद्रा राक्षस भी है और देवी चंद्रगुप्तम भी है, यानी सी हो जाता है। गुप्त काल में राजकीय आय का मुख्य स्रोत क्या था? गुप्त काल में राजकीय आय का मुख्य स्रोत के रूप में भू राजस्व को माना गया है, ऑप्शन बी। स्कंदगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ध्यान रखिएगा, स्कंदगुप्त के संदर्भ में पहला पॉइंट है कि उसने हुडों को सफलतापूर्वक पराजित किया, करेक्ट है। उसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया, ये भी एक तरह से करेक्ट है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वह अंतिम महान गुप्त सम्राट माना जाता है, तो ये भी तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। पीडीएफ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ देखने को मिलेगा, तो आप पीडीएफ देख लेना। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में कुल्लेवाप और द्रोणवाप शब्द किसके संबंधित थे? तो ये संबंधित थे माप की इकाई थी। ठीक है, कुल्लेवाप और द्रोणवाप, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि कथन ए समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था, पॉइंट तो करेक्ट है ही। कारण कह रहा है कि वह संगीत और कला का संरक्षक था, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए एक करेक्ट है। गुप्त काल में अग्रहार से क्या तात्पर्य है? अग्रहार हम किसे कहते थे? तो ब्राह्मणों को दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था गुप्त काल में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला पॉइंट है कि वह गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो पहला पॉइंट तो करेक्ट है, ऊपर में हमने देखा ही था। सेकेंड है कि उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, ये भी करेक्ट है। उसने नेपाल के शक्तिशाली लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया और इस वैवाहिक संबंध ने न केवल उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ाई बल्कि मगध और उसके आसपास के क्षेत्रों में गुप्तों के विचार में भी मदद दी, मतलब एक तरह से उनके विस्तार में कह सकते हैं कि मदद दी। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है। तीसरा है कि उन्होंने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की स्टार्टिंग की थी, तो ये तीसरा करेक्ट तो हमने ऑलरेडी देखा ही था, तो तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है
क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने के पीछे मुख्य तर्क क्या है। तो यहाँ पर देखिए मुख्य तर्क के रूप में पहला है कि कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति, इससे पहले ऐसी प्रगति नहीं हुई थी किसी काल में। तो ऐसा माना जाता है क्योंकि इस काल में कालिदास जैसे महान साहित्यकार, आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे वैज्ञानिक और अजंता की चित्रकला व मंदिर निर्माण की नागर शैली जैसी कलात्मक उपलब्धियां अपने चरमोत्कर्ष पर थी। सांस्कृतिक और कह सकते हैं बौद्धिक प्रगति के कारण ही इसे एक तरह से क्लासिक युग के रूप में जाना जाता है। तो पहला पॉइंट तो करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि संपूर्ण भारत में पूर्ण राजनीतिक एकता और शांति का होना। देखिए हालांकि गुप्तों ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन संपूर्ण भारत में पूर्ण राजनीतिक एकता नहीं थी। दक्षिण भारत के राज्य प्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में नहीं थे, बल्कि केवल एक कर टैक्स पेइंग राज्य थे। तो सेकंड पॉइंट कहना यहाँ पर गलत होगा। ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट आता है कि समाज के सभी वर्गों विशेषकर निम्न वर्गों की आर्थिक स्थिति में भारी सुधार। जी नहीं, स्वर्ण युग की अवधारणा मुख्य रूप से उच्च वर्ग और सांस्कृतिक उपलब्धियों तक सीमित थे। ऐतिहासिक अगर साक्ष्य बताते हैं कि निम्न वर्गों और जैसे कि जो काफी निम्न लोग थे जिसको चंडाल ऐसा कहा गया, चंडालों की स्थिति काफी दयनीय थी। फाहियान के विवरण के अनुसार समाज में इनको बहिष्कृत करके रखा गया था। तो तीसरा पॉइंट तो बिल्कुल गलत होगा। तो फर्स्ट केवल सही है, इसलिए केवल एक को टिक करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बनेगा। तो कुल मिलाकर गुप्त साम्राज्य से ये सारी चीजें हमने कवर किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर करके जाए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।